नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल IAS स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, हम लोगों की इंडियन पॉलिटी चल रही थी, यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसका आज अध्याय 22वां है। और उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है संसद, या इंग्लिश में इसे पार्लियामेंट कहते हैं, या इंडिया की पार्लियामेंट कह सकते हैं, या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना। और जितने भी इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पिछले यूपीएससी आईएएस में आ चुके हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक बार अपनी बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारा चैनल इंडिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म चैनल है जहाँ पर आपको यूपीएससी आईएएस की तैयारी हिंदी माध्यम में करवाई जा रही है। ओके दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ के छात्रों को यहाँ पर ऐड करें। ओके दोस्तों, आप लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, संसद काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए ये इसकी जो वीडियो है आपको 3-4 पार्टों में मिलेगी। आज उसका पहला पार्ट है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, संसद किस सरकार का विधायी अंग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सरकार का विधायी अंग है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, या फिर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का, या निम्न में से कोई नहीं? दोस्तों, इस प्रश्न का सीधा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि संसद हमारी केंद्र सरकार का विधायी अंग है। किसका अंग है? केंद्र सरकार का विधायी अंग है। और कुछ जानकारी से संबंधित आपको नेक्स्ट पेज पर दूंगा। जब तक आप अपना सेकंड प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संसद के गठन, उसकी संरचना, उसकी अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है? भाग 5वां अनुच्छेद 79 से 122, भाग 8वां अनुच्छेद 239 से 242, या भाग 9वां अनुच्छेद 243 से 243 ओ, या फिर भाग 10वां अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 ए तक? तो देखिए, पहले इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को दूंगा। संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति का वर्णन किया गया है? वो आपका संविधान का भाग आप लोगों को बता देता हूँ, भाग 5वां है। कौन सा भाग है? संविधान का 5वां भाग, और अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 के अंतर्गत। ओके दोस्तों, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका पहला विकल्प यहाँ पर सही है। परंतु यहाँ पर बाकी चीज़ें भी दे रखी हैं, उनके विषय में भी हल्की हल्की जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए, संविधान के भाग 8 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उपबंध किए गए, जो अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक आते हैं। और संविधान के भाग 9 में आप लोग पंचायत से संबंधित उपबंध देखेंगे, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक आते हैं। और संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र संबंधित उपबंध किए गए, जो अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 ए के अंतर्गत आप लोग देखते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी पहले प्रश्न की। देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता था हमारी संसदीय प्रणाली को। इसे अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। ओके दोस्तों, वेस्टमिंस्टर पॉलिसी को अपनाने के कारण या मॉडल को अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संसद है एक विशिष्ट और एक केंद्रीय स्थान रखती है। देखते हैं अपना आज का अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, संविधान के अनुसार भारत की संसद का निम्नलिखित में से अंग नहीं है? देखिए, दोनों प्रश्न मैंने एक से ही लिए हैं, दोनों समझाने के लिए कि प्रश्न आपका किसी प्रकार से आ सकता है घुमा करके, आपको आंसर आना चाहिए। देखिए, संविधान के अनुसार भारत की संसद का निम्नलिखित में से एक अंग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, या राष्ट्रपति, या नगर निगम? तो दोस्तों, नगर निगम यहाँ पर हमारी भारत की संसद का अंग नहीं है, जबकि लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा ये हमारे भारत की संसद के अंग हैं। इसी प्रश्न को अगर हम घुमा करके पूछ लें, जैसे देखिए, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से पहले पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इस प्रश्न के फॉर्मेट को यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो देखिए, अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है तो इसमें मैं आप लोगों को बता ही चुका, अंग तो 3 ही होते हैं इसके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 2 अंगों से दे रखे हैं यहाँ पर, एक तो लोकसभा दे रखा है और दूसरा राज्यसभा। तो तीसरा आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं राष्ट्रपति। पर प्रश्न किस प्रकार से आता है वो पैटर्न मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब देखिए, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। 1954 में राज्य परिषद
एवं जनता का सदन के स्थान पर राज्यसभा और लोकसभा शब्द को अपनाया गया था। देखिए ये जो राज्यसभा और जो लोकसभा जो शब्द आए हैं इसके विषय में जानकारी दे रहा हूँ मैं आप लोगों को यहीं पर। देखिए 1954 में, कब की बात है, 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन, राज्य परिषद व जनता का सदन के स्थान पर क्रम से राज्यसभा यानी कि राज्य परिषद के लिए तो राज्यसभा शब्द का प्रयोग किया गया और जनता का सदन के लिए लोकसभा शब्द का प्रयोग को अपनाया गया था। और दोस्तों राज्यसभा है इसे आपका उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा आपका निचला सदन कहलाता है। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्लियर कर दिए मैंने। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 5वां, देखिए राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ये आप लोग पहले ही क्वेश्चन में जान चुके हैं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है या सत्र अवसान करता है। ओके दोस्तों, लोकसभा को विघटित कर सकता है। कौन लोकसभा को विघटित कर सकता है? राष्ट्रपति। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों अगर संसद का सत्र चल भी नहीं रहा हो तो राष्ट्रपति को पावर है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ओके दोस्तों, 5वें प्रश्न का देखते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि यानी कि कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को पारित कर दिया गया और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली तो विधि या कानून नहीं बन सकता। उसे विधि बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है। ओके दोस्तों, चाहे वो विधेयक आपका संसद के किसी भी सदन में पारित क्यों ना किया गया हो, बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई भी विधेयक आपका विधि नहीं बन सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो सारे ही कथन सत्य हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि उपरोक्त तो सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखिए राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है राज्यसभा के संदर्भ में। तो देखिए राज्यसभा की अधिकतम संख्या यानी कि राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिकतम वो 250 है, जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को और बता चुका हूँ, पिछले अध्याय में भी। देखिए राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। कितने? 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब देखिए वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 अन्य राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ओके दोस्तों, और देखिए संविधान की 3री अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर जो दे रखा है ये 3रा गलत दे रखा है, क्योंकि संविधान की 4थी अनुसूची में ये सारा वर्णन है। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्यों में सीटों के आवंटन यानी सीटों के बंटवारे का वर्णन संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया है, ना कि 3री में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा कथन 3रा असत्य हो जाता है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7वें की ओर। देखिए लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछ रहा है? लोकसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लोकसभा की अधिकतम जो संख्या सदस्य संख्या वो 552 निर्धारित की गई है और इनमें से 530 जो हैं राज्यों के प्रतिनिधि हैं और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ चेंज हो चुका है, यहाँ पर चेंज हो चुका है उसे बताने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये रखा है कि 2 राष्ट्र जो सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति नामित करता है, मनोनीत करता है। यहाँ पर हमारे संविधान का 104 यानी कि 104वां संविधान संशोधन विधेयक या बिल आया है, जिसमें आपकी एंग्लो इंडियनों के जो आरक्षण दिया गया था उन्हें लोकसभा वगैरह में उनके आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया है और उसको पूरे डिस्क्राइब में मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। देखिए वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, इनमें से 530 सदस्य राज्यों से, 3 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित या निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। दोस्तों ये आपके 2020 तक थे। कौन से थे?
2020 तक एंग्लो इंडियन समुदाय के थे। 2021 से ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है, जो अगले प्रश्न में आप लोगों को डीपली अच्छे से समझा दूंगा इस बात को। ओके दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर। देखिए आपका अगला प्रश्न देखिए, 1971 की जनसंख्या के आधार पर राज्य को लोकसभा में, देखिए राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। देखिए इसको मैं एक मैप बना करके आप लोगों को समझाऊंगा। ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी समझा चुका हूँ, परंतु क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा आया है तो यहाँ भी समझाना बनता है दोस्तों। देखिए हमारा भारत है, हमारे भारत में क्या है कि सन 1971 की बात थी। 1971 में जो रेशियो था पॉपुलेशन का, वो यानी कि उत्तरी भारत और हमारे दक्षिणी भारत में एक समान था। ओके दोस्तों, परंतु जैसे जैसे सन बदलती गई, हर 10 साल में जनसंख्या की काउंटिंग होती रही, तो वो आगे चल करके यहाँ आपके उत्तरी क्षेत्र में जनसंख्या का जो घनत्व था, ये जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत तीव्र गति से बढ़ी। कहाँ की तुलना में? दक्षिण भारत की तुलना में। तो दोस्तों अब प्रश्न ये उठा कि हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उन्हें कम सीट मिल रही हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और यहाँ के लोगों को ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, और यहाँ के लोग देश में ज़्यादा प्रतिनिधित्व निभा पा रहे हैं बजाय दक्षिण भारत के। तो इनकी इस मांग को स्वीकार करते हुए 1971 की पॉपुलेशन को ही वैलिड माना गया कि 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ से लोकसभा के लिए सीटों का निर्धारण किया गया। ओके दोस्तों, ये सपोज करके चलिए इसका निर्धारण इस प्रकार किया गया कि अगर 1000 पॉपुलेशन पे एक लोकसभा सीट दी जाती है, कुछ इस प्रकार की कैलकुलेशन करके। ये मैं आपको एग्जांपल बतौर दे रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है कि 1000 पर प्रति 1000 पर एक सीट दी गई, परंतु कुछ रेशियो रखा गया जिसके आधार पर एक सीट का बंटवारा किया गया, दी गई थी सीट। ओके दोस्तों, जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटों का बंटवारा कर दिया गया, परंतु जनसंख्या की काउंटिंग कौन सी सन से मानी गई? 1971 के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, तो देखिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसको स्थिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। उसके बाद भी दोस्तों फिर आपका एक संविधान संशोधन जब 2000 सन आ गई, तो उसके बाद भी इस चीज़ को आगे बढ़ाना पड़ा, तो आपके लिए फिर 84वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें 25 वर्षों के लिए इस बात को आगे बढ़ाया गया, यानी कि 1971 के अकॉर्डिंग ही सीटों का बंटवारा हमारे 2026 तक अब उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। यानी कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में अगले 25 वर्षों यानी वर्ष 2026 तक के लिए ये प्रावधान बढ़ा दिया गया। ओके दोस्तों, अब जितनी भी सीटें जो बांटी गई हैं वो 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग बांटी गई हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 2030 तक के लिए किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है? ये भी अच्छा प्रश्न है और समझने का प्रश्न है। देखिए SC ST के लिए सीटों के आरक्षण को 2030 तक किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया? 84वें संविधान संशोधन द्वारा, 87वें या 95वें या 104वें? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था 104वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पर दोस्तों यहाँ पर जो आरक्षण आपके एंग्लो इंडियनों को दिया जाता था, उनकी 2 सीट हुआ करती थी, लोकसभा में 2 हुआ करती थी और एक राज्य विधानसभा में हुआ करती थी, तो उस आरक्षण को अब से खत्म कर दिया गया। ये जो 104वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया। और आपका 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसकी तारीख भी आप लोग लिख लीजिएगा। तारीख आपकी है 25 जनवरी। कौन सी है दोस्तों? 25 जनवरी। ये आपकी 25 जनवरी 2030 तक तो इसको आगे बढ़ाया गया है। कब तक बढ़ाया गया? 25 जनवरी 2030 तक इसको आगे बढ़ाया गया है। और ये हमारा 2021 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया है? 2021 में ये प्रावधान किया गया है। और देखिए दोस्तों, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC ST की सीटों के लिए आरक्षण 10 वर्ष से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। साथ ही एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया है। अब प्रश्न ये आता है कि एंग्लो इंडियन कौन थे? एंग्लो इंडियन वो लोग थे
जिनका जो पिता मूल रूप से यूरोपीय था, या माता या पिता में से किसी भी एक का यूरोपीय मूल का होना आवश्यक था दोस्तों। अब देखिए, ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। कौन सा है? वैसे तो संविधान संशोधन कौन सा है? संविधान संशोधन तो 104वां है, यानी कि 104वां संविधान संशोधन है, परंतु 126वां संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक कौन सा है? 126वां। दोनों चीजें याद रखना आप लोग। और देखिए, वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें तो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। ओके दोस्तों, और देखिए अनुच्छेद 334 में इनके आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, अनुच्छेद 334 में इनके आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह वर्ष 2020 में संविधान संशोधन किया गया था। यह हमें थोड़ा सा गलत बताया गया था, सॉरी उसके लिए। ये जो संविधान संशोधन किया गया आपका 2020 में किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय की जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होती थी लोकसभा में, उन चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया आपके 2020 से। किसके द्वारा किया गया? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, और दूसरे शब्दों में कहें तो 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको फिर भी इस प्रश्न में कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। देखिए, लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति अपनाई गई है? लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित यानी कि चुनने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति अपनाई गई है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या दोनों को ही अपनाया गया, या निम्न में से किसी को भी नहीं अपनाया गया? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। अब प्रश्न ये है कि फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसको चुना जाता है? तो आप लोग इसके आगे लिख सकते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा राज्यसभा सदस्यों को चुना जाता है। किसके सदस्यों को? देखिए, राज्यसभा सदस्य को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुना जाता है, जबकि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। दोनों कॉन्सेप्टों को मैं आप लोगों को क्लियर करता चल रहा हूँ, क्योंकि हमारा यूपीएससी आईएएस एक काफ़ी बड़ी परीक्षा है। यहाँ पर हमें किसी भी टॉपिक पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन वहाँ पर फैक्ट के कभी भी नहीं पूछता, क्वेश्चन हमेशा घुमा करके पूछे जाते हैं। जिस तरीके से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, डायरेक्ट फैक्ट के क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत ही कम मात्रा में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11वां, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि पूछ रहा है कि उसके विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, यह पहली बार 1952 में स्थापित हुई थी, यानी कौन? राज्यसभा, और ये एक स्थायी संस्था है, इसका विघटन नहीं होता। दोस्तों ये फैक्ट की बात है जो कि बिल्कुल सही भी है। देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ओके दोस्तों, ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में उनका मनोचयन होता है। ओके दोस्तों, उनका चयन किया जाता है। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्य दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते और ना नामित हो सकते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत यहाँ पर कही गई है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार तो चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन आपका तीसरा है। आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्न नंबर 12 पर। देखिए, जनप्रतिनिधि अधिनियम, ये एक अधिनियम था जो 1951 में आया था। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि, किसकी? राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि के संदर्भ में किए गए प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार की थी। देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसमें। देखिए, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की है। दोस्तों ये हकीकत बात है, हमारे संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए उनकी पद की अवधि के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और उसमें ये प्रावधान जरूर किया गया है कि इसे संसद के ऊपर छोड़ दिया गया। संसद चाहे तो उसे बढ़ा भी सकती है, घटा भी कर सकती है, और जो संसद चाहे उसके ऊपर संसद अपना नियम बना सकती है। देखिए, इस अधिनियम के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। अब देखिए, संसद पर छोड़ दिया तो संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पद की जो अवधि है वो 6 साल की होनी चाहिए। अब देखिए,
इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया। यानी कि जब अधिनियम में ये प्रावधान है तो राष्ट्रपति जो पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि को कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और देखिए पहले बैच में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाएगा या पद से हटाया जा सकता है हर 2 साल बाद। पर दोस्तों फिर क्या हुआ, इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का अधिकार भी किसे दे दिया गया है। दोस्तों राज्यसभा के संबंध में किसी प्रकार का उपबंध बनाने का अधिकार सदस्यों की सेवानिवृत्ति के संबंध में राष्ट्रपति को दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपके सारे ही कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 13वें नंबर के प्रश्न पर। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताइए। देखिए राज्यसभा स्थायी संस्था नहीं है जबकि लोकसभा स्थायी संस्था है दोस्तों, यानी कि लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। राज्यसभा स्थायी संस्था नहीं है यानी कि लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। तो दोस्तों देखेंगे आप लोग इस चीज़ को। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। राज्यसभा स्थायी संस्था नहीं है ये चीज़ तो हकीकत है, परंतु देखिए राज्यसभा से अलग लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। समझ गए होंगे, यानी कि राज्यसभा से अलग लोकसभा जो है जारी रहने वाली संस्था नहीं है। इस प्रकार ये पूरा पॉइंट है। आगे देखते हैं जो कि सही है। देखिए इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद जो हमारी जो लोकसभा है वो स्वयं ही विघटित हो जाती है। सारे कथन यहाँ पर लोकसभा के संदर्भ में कहे गए, यानी कि लोकसभा की जो अवधि होती है वह पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है और इसके बाद ये स्वतः ही आपकी विघटित हो जाती है। जबकि जो राज्यसभा है हमारी एक स्थायी संस्था है। यहाँ पर जो दिया गया राज्यसभा स्थायी संस्था नहीं है, ये पॉइंट आपका गलत है क्योंकि राज्यसभा हमारी स्थायी संस्था है। ओके दोस्तों, जबकि लोकसभा हमारी अस्थायी संस्था है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को 5 साल से पहले किसी भी समय विघटित कर सकता है। और दोस्तों इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 3 आपका ये कह रहा है कि इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दोस्तों जब राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो उसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। लोकसभा की अवधि यानी कि आपातकाल की स्थिति में एक बार में 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आपका गलत है। अगर आपातकाल की स्थिति है तो लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाई जा सकती है ओनली। इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में, और अगर आपातकाल खत्म हो गया तो 6 महीने की अवधि से अधिक इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ पर असत्य कथन 2 निकल करके आए। पहला, राज्यसभा आपका जो ऊपर दे रखा था राज्यसभा स्थायी संस्था नहीं है जबकि राज्यसभा हमारी स्थायी संस्था है, और लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। ये पॉइंट आपका सही है यहाँ पर, जबकि ये वाला हिस्सा आपका गलत दे रखा है। लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है यानी कि यह अस्थायी संस्था है। और दूसरा आपका ये गलत है कि लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की और प्रश्न नंबर 14 में देखिए। संसद की सदस्यता के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा निम्न में से कौन सी अहर्ताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। देखिए, संसद के सदस्य या उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, यानी कि उस क्षेत्र का वो मतदाता होना चाहिए जहाँ से वो चुनाव लड़ रहा है। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। दोस्तों ये दोनों प्रावधान आपके जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में किए गए थे। किस किस के लिए किए गए थे? लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए, दोनों के लिए निर्वाचन के लिए ये प्रावधान अनिवार्य बनाया गया था। परंतु दोस्तों इसके विषय में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए, आप लिखना चाहें तो लिख लेना। वर्ष की बात है आपकी 2003 की। वर्ष 2003 में सरकार ने
राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी। किसके निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी? राज्यसभा के निर्वाचन के लिए जो जनप्रतिनिधि अधिनियम में जो बाध्यता दी गई थी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य थी, यानी कि उस क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक था, तो 2003 में राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता खत्म कर दी गई। यानी कि आप जरूरी नहीं है कि उसी क्षेत्र के मतदाता हों, किसी और दूसरे क्षेत्र से भी आप राज्यसभा के सदस्य चुने जा सकते हैं। और देखिए बाद में वर्ष 2006 में देखिए समाप्त कब की? 2006 में फिर से कोर्ट में ले जाया गया इस बात को, तो 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहरा दिया। ओके, दोनों पॉइंट मैंने आप लोगों को यहीं पर क्लियर कर दिए हैं। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जनजाति अगर आरक्षित सीट तो उन्हीं को ही मिलेगी जो अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्रों से होगा, और इसके लिए हर 10 साल के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाया जाता रहा दोस्तों। परंतु दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ यहीं पर, हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उन क्षेत्रों पर चुनाव नहीं लड़ सकते जहाँ पर उनके लिए सीट आरक्षित नहीं है। जैसे सपोज करके चलिए कि आपके दो हिस्से कर देते हैं, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने ये सपोज करके चलिए ये यूपी है, यहाँ इसका उत्तरी भाग, उत्तरी यूपी में जो आपकी जनजाति लोग हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति लोग हैं, उनके लिए 50% सीट आरक्षित कर दी गई। ओके दोस्तों, और यहाँ पर इन लोगों के लिए 1% सीट भी आरक्षित नहीं करी गई, यानी कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। तो देखिए होगा क्या, यहाँ से जो सीट आरक्षित हैं तो वहाँ से तो 50% SC ST चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, मगर अगर यहाँ पर ओनली 1% सीट भी आरक्षित नहीं है तो यहाँ से भी वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया कि देश में सभी का योगदान रहा है और सभी लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं और उन लोगों के अंदर हीन भावना ना आए। आगे बढ़ते हैं। उस राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए 25 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा के लिए इस योग्यता का होना आवश्यक है, परंतु ये योग्यता आपकी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत नहीं दी गई है। और देखिए नहीं की गई यही पूछ रहा है, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इस प्रकार की किसी भी योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया है। क्योंकि दोस्तों ये तो एक सामान्य योग्यता है, ये तो होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो आप वैसे भी कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, ना तो राज्यसभा का ना आप लोकसभा का, यानी कि ये तो एक कंपलसरी चीज़ है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के कारण संसद की सदस्यता समाप्त नहीं होती है? तो दोस्तों अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अच्छे से समझ लेना, 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार कोई व्यक्ति दल बदल का दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी शर्तें आती हैं, मौखिक रूप से आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई सदस्य अपनी स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसने चुनाव जीता है, जैसे कि बीजेपी के टिकट से किसी ने चुनाव जीता है और वो छोड़ करके कांग्रेस में चला जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है तो भी उसकी मान्यता या उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो अभी उसकी सदस्यता को समाप्त हुआ माना जाता है। दल बदल की इसके अंतर्गत आता है 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार। ओके दोस्तों, अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो भी दोस्तों ऐसी कंडीशन में भी वो 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया जाता है। ओके दोस्तों, अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा हो। जो व्यक्ति निर्धारित समय में चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहता है तो दोस्तों उसकी भी संसद की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। आगे देखिए दोस्तों, यदि वे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो भी उसकी दोस्तों सदस्यता रद्द की जा सकती है।
आगे देखिए, यदि उसे दिवालिया घोषित ना किया गया हो। दोस्तों, सदस्यता तो जब ही समाप्त होगी जब उसे दिवालिया घोषित किया गया हो। अगर उसको दिवालिया घोषित नहीं किया गया तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी ही नहीं। तो ये वाला पॉइंट आपका सही है, बाकी के तीनों गलत हैं। सदस्य समाप्त तो नहीं होती, तो इस कंडीशन में ही नहीं होती है कि अगर किसी को दिवालिया घोषित ना किया गया हो तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, 10वीं अनुसूची के तहत संसद की योग्यता समाप्त होने के सवालों का निपटारा लोकसभा में कौन करता है? बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, और बड़ा ही बारीकी का प्रश्न है। आप लोगों को ऐसे प्रश्न कम ही देखने को मिलेंगे और ना आप लोगों को इतना डीपली पढ़ाएगा। और दोस्तों, ये तो आपका संसद का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से कम 2 से लेकर के 3 प्रश्न आप लोगों के बनने की पूरी संभावना रहती है। अगर आप हमारी बात पर विश्वास ना करें तो पिछले यूपीएससी आईएएस प्री की पेपर को उठा करके देख सकते हैं, वहाँ आपको 2 से लेकर के 3 तक प्रश्न आसानी से आपको संसद से मिल सकते हैं। अब देखिए, 10वीं अनुसूची के तहत संसद की योग्यता समाप्त होने के सवालों का निपटारा लोकसभा में कौन करता है? सभापति करता है आपका, या आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, या राष्ट्रपति जी करते हैं, या प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा में इसका जो निपटारा करता है वो करते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जी। परंतु इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं दोस्तों। देखिए, 10वीं अनुसूची के तहत ऐसे सवालों का निपटारा राज्यसभा में कौन करेगा दोस्तों? राज्यसभा में तो आपके करेंगे सभापति जी। राज्यसभा में कौन करेगा? सभापति जी। और लोकसभा में कौन करता है? अध्यक्ष करता है। और राष्ट्रपति जी इनमें से किसी भी चीज़ का निपटारा नहीं करते हैं। अब देखिए, 1992 की बात है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि सभापति हो या फिर लोकसभा के अध्यक्ष हो, उनके निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी कि उसको कोर्ट में ले जाकर के न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये निर्णय कब दिया गया था? 1992 के आपको उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिया था कि सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के जो निर्णय होते उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। परंतु दोस्तों, राष्ट्रपति जी के किसी भी प्रकार के निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ये मैंने आपको अपने पिछले प्रश्न बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, संसद की दोहरी सदस्यता के संदर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना ना देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। तो दोस्तों, ये प्रावधान आपको लोक प्रतिनिधि अधिनियम में किया गया है। अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और उसे लोकसभा का भी सदस्य चुन लिया जाता है, तो पहले वाले सदन में उसका पद स्वतः ही रिक्त मान लिया जाएगा। ओके दोस्तों, ये फैक्ट भी आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दिया गया है और ये चीज़ है। आगे देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है। ओके दोस्तों, एक ही सदन में कोई व्यक्ति से राज्यसभा में 2 सीटों पर चुन लिया गया या लोकसभा में 2 सीटों पर चुन लिया गया, तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है। जैसे देखा होगा, प्रधानमंत्री भी 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं और राहुल गांधी भी काफ़ी बार 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, अमेठी और रायबरेली दोनों क्षेत्रों से। तो दोस्तों, अगर दोनों जगह से जीत जाते हैं तो एक सीट को खाली करा जाएगा। तो वो सीट को जो खाली करने का जो अधिकार दिया गया है, ये कानून बनाया गया, वो बनाया गया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत बनाया गया है। अगर वो ऐसा नहीं करता है दोस्तों, तो दोनों सीटें उसकी रिक्त या खाली मानी जाती हैं। ओके दोस्तों, ये तीनों प्रावधान जो अभी तक दिए गए ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए हैं। अगर उसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो देखिए दोस्तों, ये वाला प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में नहीं किया गया है। ओके दोस्तों, प्रश्न के अकॉर्डिंग ये चीज़ यहाँ पर गलत है, बल्कि दोस्तों ये प्रावधान अन्य में किया गया, अन्य विकल्पों के अंतर्गत ही आता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए तो उसकी संसद की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे पर इंपॉर्टेंट फैक्ट के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद? तो देखिए दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या 4? हमारी भारतीय संसद के दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों अब देखिए प्रश्न नंबर 20वां,
संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न और अच्छा प्रश्न है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को, या निम्न में से कोई नहीं? तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, जो लोकसभा जो है हमारी, उसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उनकी उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104 करता है, या अनुच्छेद 105 में करता है, या 82वां अनुच्छेद करता है, 117वां अनुच्छेद करता है? तो दोस्तों, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उनकी उन्मुक्तियों को निर्धारित जो अनुच्छेद करता है वह आपका अनुच्छेद है 105वें नंबर का अनुच्छेद। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? यानी कि संसद का अनन्य भाग नहीं है। राष्ट्रपति तो संसद के अनन्य भाग हैं दोस्तों, 3 अंग बताए थे मैंने, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। तो दोस्तों, राष्ट्रपति भी अनन्य भाग है, लोकसभा भी अनन्य भाग है, राज्यसभा भी अनन्य भाग है। कौन नहीं हुआ दोस्तों फिर? तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है उपराष्ट्रपति जी हमारे संसद के अनन्य भाग नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का कंटेंट पूरा हो जाता है। आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से बताएं, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें। आज हमारी संसद का पहला अध्याय था, ये 2-3 अध्यायों में आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।